हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि मेरी ये सीरीज यूपीपीएससी एलटी ग्रेड एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज है, जिसमें मैं पर्टिकुलरली कॉमर्स सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराती हूँ। आज का जो हमारा यूनिट है, वो यूनिट स्टैटिस्टिक्स के से रिलेटेड है। जो टॉपिक स्टैटिस्टिक्स में कवर्ड है वो है मीनिंग, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, टैबुलेशन ऑफ डेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें मीन मीडियन मोड आता है, और मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो जो हमारा एंटायर वीडियो है ये सारे टॉपिक्स को कवर करेगा। दिस इज अ वन शॉट वीडियो और योर क्विक रिविजन। लेट्स स्टार्ट। तो स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? आपने इतनी थ्योरीज पढ़ी हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्टिविटी। इन सब में आपको डेटा प्रेजेंट किया जाता है। आप एक टेबल ड्रॉ करते हैं, उन टेबल्स के बेसिस पर आप फिगर बनाते हैं और फिर थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। तो जो आपने टेबल ड्रॉ किया है, दैट इज द डेटा विच इज कलेक्टेड एट डिफरेंट प्राइसेस, डिफरेंट डिमांड, डिफरेंट प्राइसेस, डिफरेंट सप्लाई। तो ये जो डेटा है, इसका जो कलेक्शन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, देन एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होता है, ये सारा काम हम स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स डील्स विद न्यूमेरिकल फैक्ट्स। हम यहाँ नंबर्स पर डील करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा पर वर्क करते हैं। तो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? Statistics are numerical statements of facts. Numerical statements of facts. What is statistics? These are the numerical statement of facts. So the very first point that you need to understand, it is a numerical statement of facts. What is statistics? It is a numerical statement of facts in any department of inquiry. In any department of inquiry, in any department of inquiry, that means आपको कोई भी रिसर्च करनी है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो स्टैटिस्टिक्स हर एक डिपार्टमेंट में यूज हो रहा है। ठीक। प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच। So what is a statistic? Statistics is the numerical statement of facts in any department of inquiry placed in relation to each other. स्टैटिस्टिक्स का अगर एज अ प्रोसेस देखें, तो स्टैटिस्टिक्स का जो पहला स्टेप होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। सेकंड स्टेप इज ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा। थर्ड स्टेप इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो स्टैटिस्टिक्स इज कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ठीक। ये 5 स्टेप हो गए। पहला स्टेप क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा। सेकंड स्टेप इज organizing of data, then presentation of data, then analysis of data, and then interpretation of data। ठीक है, ये 5 स्टेप हो गए। तो हमने यहाँ पर 2 डेफिनेशन सीखी स्टैटिस्टिक्स की। पहली डेफिनेशन क्या है? न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। अगर हम इसको एज अ प्रोसेस देखें तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। Now let's learn about the features of statistics. The very first feature of statistics is aggregation of facts. Aggregation का मतलब होता है sum total. You have to do sum total of facts. ठीक है। sum total का मतलब हुआ कि अगर आपने कोई एक सिंगल नंबर लिया है, तो दैट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। आपको कई नंबर्स लेने पड़ेंगे। अगर हम डिमांड की थ्योरी पढ़ते हैं, तो हम डिफरेंट प्राइजेस पर क्वांटिटी डिमांडेड देखते हैं। ठीक है। तो इट इज द एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट्स। सिंगल नंबर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स। सिंगल नंबर से स्टैटिस्टिक्स कभी भी नहीं ड्रॉ कर सकते हम। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। दैट मीन्स ये क्वांटिटेटिव होते हैं, क्वांटिटेटिव नेचर के होते हैं। जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है उसे आप नंबर्स में प्रेजेंट करते हैं। गुड बैड नहीं लिखते, नंबर्स में प्रेजेंट करते। 20, 30, हाइट है तो 5'4" है, वेट है तो 40 है। ठीक है। तो हमने नंबर्स में प्रेजेंट किया है, हैवी लाइट नहीं प्रेजेंट किया है। तो द डेटा दैट यू कलेक्ट इन स्टैटिस्टिक्स इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। देन मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज का मतलब हुआ कि जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो अफेक्ट होती है कई कॉजेज से। ठीक है। सिंगल कॉज अगर अफेक्टेड होती डेटा और हमने वो कॉज रिमूव कर दिया होता, तो हमारी थ्योरी बेकार हो गई होती। इसलिए जो भी हम स्टैटिस्टिक्स में डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेज।
at that time. नेक्स्ट इज रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी का मतलब हुआ कि जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें ध्यान से डेटा को कलेक्ट करना है, एक्यूरेटली डेटा कलेक्ट करना है। अगर हमने कोई सैंपल साइज लिया है तो जो हमारा सैंपल है वो हमारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, इतना सैंपल साइज होना चाहिए, तो एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए। देन म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। आपने कई बार देखा होगा कि जो डेटा कलेक्ट होता है, जैसे जब हम स्टडी करते हैं तो स्टेट को अलग अलग बाइफरकेट करते हैं। स्टेट में मेल फीमेल अलग अलग करते हैं, फिर फीमेल का डेटा अलग और मेल का डेटा अलग। तो क्या होता है कि अगर ये म्यूचुअली रिलेटेड है, कंपेरेबल है, आपने मेल के एम्प्लॉयमेंट को फीमेल के एम्प्लॉयमेंट से कंपेयर किया, दे आर कंपेरेबल। ठीक है, तो जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो कंपेरेबल है। नेक्स्ट, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको कलेक्ट करने के लिए मेरे दिमाग में एक ऑब्जेक्टिव है। जैसे मुझे स्टडी करना है कि मेरे लोकल एरिया में कितने बच्चे किस स्कूल में जाते हैं, तो मेरे दिमाग में एक ऑब्जेक्टिव है कि मुझे मेरे एरिया का स्टडी करना है, schools की पॉपुलैरिटी। दिस इज अ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव इन माय माइंड, बेस्ड ऑन दैट ओनली मैंने डेटा को कलेक्ट किया। नेक्स्ट इज एस्टिमेशन। ध्यान रखिएगा, हम स्टैटिस्टिक्स में जो भी कैलकुलेशन करते हैं दे आर एस्टिमेशंस, दे आर नॉट एक्यूरेट। हम आपको एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि यही नंबर ऑफ पीपल इस स्कूल में जाते हैं, यही नंबर ऑफ पीपल मेल है, इतने ही नंबर ऑफ पीपल फीमेल है। हम आपको अप्रोक्सीमेटली बताते हैं कि लगभग इतने नंबर ऑफ मेल है, लगभग इतने नंबर ऑफ फीमेल है। अप्रोक्सीमेशन होता है, एक्यूरेटली कोई डेटा नहीं होता, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं होते। ठीक है, एक्यूरेट का मतलब वो एग्जैक्ट फिगर्स नहीं होते, दिस इज एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन, एस्टिमेशन का मतलब हुआ कि कोई भी फिगर, जैसे आपने मीन कैलकुलेट किया, मीडियन कैलकुलेट किया, जो भी आपने इंटरप्रिटेशंस किए हैं, उसमें जो भी रिजल्ट निकल कर आ रहा है, दीज रिजल्ट्स आर अप्रॉक्सीमेट, वो एग्जैक्ट फिगर्स नहीं होते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में हम कभी भी एग्जैक्ट फिगर्स नहीं करते, और दैट इज व्हाई एस्टिमेशन इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसके बाद आता है कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर का मतलब हुआ कि जब आप डेटा कलेक्शन कर रहे हैं तब आप, अगर आप सैम्पलिंग के लिए जा रहे हैं, आप रैंडम सैम्पलिंग के लिए जा रहे हैं, या जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो एक सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए। आपने एक डेटा एक सिटी से उठाया, दूसरा डेटा आपने दूसरी सिटी से उठा लिया है, ऐसे स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं प्रेजेंट किया जाता है। आपने अगर एक सैंपल साइज सोचा है और आपने सोचा है कि नहीं, उसे हम रैंडम सैम्पलिंग करेंगे, तो वो भी सिस्टमैटिक मैनर में आपको सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो जब आप स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो हमको इसमें 3 चीज़ें पढ़नी है। पहला हो गया नेचर, ठीक है, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट हो गया आपका सब्जेक्ट मैटर, स्टैटिस्टिक्स में क्या-क्या आता है, और तीसरा हो गया हमारा लिमिटेशन। ठीक है, नेचर में हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का क्या नेचर है, तो नेचर को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टैटिस्टिक्स एज साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स एज आर्ट। ठीक है, हम डेटा को सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करके स्टडी करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ डेटा इन सिस्टमैटिक मैनर एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड एज साइंस। So S for science and S for systematic manner. हमको ये कीवर्ड लिखना है, कलेक्शन ऑफ डेटा, स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर मेक्स इट एज अ साइंस। लेकिन जब हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं या इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं तो हम स्टैटिस्टिकल डेटा को रियल प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं। ठीक है, और कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। तो जब हम डेटा को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से रिलेट कर कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स को आर्ट बना देता है। ठीक, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स? इट इज साइंस एज वेल एज आर्ट। साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसमें डेटा को सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ रहे हैं, और जो स्टडीज है वो सिस्टमैटिकली ड्रॉन स्टडीज है, क्योंकि साइंस इज रिलेटेड टू सिस्टमैटिक मैनर स्टडी। आर्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से हम डील करते हैं, कंक्लूजन जो ड्रॉ होता है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से ड्रॉ होता है।
That is why it is called as art. So what is the nature of statistics? Science as well as an art. S for science and S for systematic manner. And art, drawing conclusion related to real world problem. अब आ जाते हैं हमारा सब्जेक्ट मैटर। तो दो सब्जेक्ट मैटर हैं, एक है डिस्क्रिप्टिव और एक है आपका इन्फरेंशियल। ठीक है, जब आप बात कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव की, तो आपने स्टैटिस्टिक्स के प्रोसेस पढ़ा था, उसमें क्या क्या था? कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। ये 4 स्टेप थे। तो ये जो 4 स्टेप है, ये मेरा डिस्क्रिप्टिव मेथड कहलाता है। द फर्स्ट 4 स्टेप ऑफ द प्रोसेस इज डिस्क्रिप्टिव, वेयर एज ड्रॉइंग कंक्लूजन, इन्फरेंशियल का मतलब वर्ड है इन्फरेंस से, इन्फरेंस मतलब कंक्लूजन ड्रॉ करना। ड्रॉइंग कंक्लूजन मेक्स इट इन्फरेंशियल। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव में क्या आता है? कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, सॉरी, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस। एनालिसिस आप कैसे करते हो? स्टैटिस्टिकल टूल से, मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, ये जो भी आप मेथड्स यूज करते हो, इससे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये सारा सब्जेक्ट मैटर क्या है? डिस्क्रिप्टिव, बहुत डिटेल डिस्क्रिप्टिव है। इन्फरेंशियल में क्या हो गया? जब आपने कैलकुलेशन कर लिया, आपने मीन कैलकुलेट कर लिया और आपको पता चला 53.6 मीन है, तो अब इससे आप क्या कंक्लूड कर रहे हो? दैट बिकम्स इन्फरेंशियल। इससे आप जो कंक्लूड कर रहे हो, दैट बिकम्स इन्फरेंशियल। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया? डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में क्या आएगा? फर्स्ट 4 स्टेप, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस ऑफ डेटा में क्या क्या आता है? मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन, जो मेथड्स आप यूज करते हो, दैट इज एनालिसिस। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट मैटर। इन्फरेंशियल सब्जेक्ट मैटर में क्या आ गया? कंक्लूजन। जब आप फाइनली कंक्लूड कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज इन्फरेंशियल। ठीक, हमने अभी तक स्कोप में 2 चीजें पढ़ ली है। पहला पढ़ा नेचर, नेचर में क्या आ गया? साइंस आर्ट, साइंस मतलब सिस्टमैटिक मैनर, आर्ट मतलब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से डील करना। सब्जेक्ट मैटर में 2 सब्जेक्ट मैटर हो गए हमारे पास। पहला हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव, जिसमें हमारे फर्स्ट 4 स्टेप आ गए, और फिर हो गया हमारा इन्फरेंशियल, जिसमें कंक्लूजन आ गया। ना नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू लिमिटेशन। ठीक है, लिमिटेशन में क्या क्या? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमने पहले ही पढ़ा था कि जो लिमिटेशन है, हमने पहले ही पढ़ा था कि जो लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स की, कि इट डील्स विद क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, डील्स ओनली विद क्वांटिटेटिव डेटा। ये हमारा पहला लिमिटेशन, क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, आप इसमें डेटा की क्वालिटी पर कोई बात नहीं। दैट इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दूसरा लिमिटेशन जो भी हमने से पहले पढ़ा फीचर में, जब वहां जहां मैंने आपको बताया था कि इट इज एस्टिमेशन ओनली। ठीक है, यहाँ पर हमको एग्जैक्ट या फिगर्स हमको नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, डेटा में जो जो भी हमें स्टैटिस्टिक्स का जो हमें इन्फरेंस या कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ता है, वो हमें सिर्फ एस्टिमेशन के बेसिस पर ड्रॉ करना पड़ता है। हमारे पास कोई एग्जैक्ट फिगर्स नहीं होते हैं, क्योंकि जो डेटा होता है, वो जो जनरल स्टडी होती है, वो सैंपल पर। ठीक है, तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं जो पॉपुलेशन है उसका, उसके बारे में हम उसका मीन निकालते हैं, तो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी मिलती है। नेक्स्ट इज homogeneity of data is important. Homogeneity. अब इसमें क्या मतलब होता है? देखिए, जब आप स्कूल में मान लीजिए आपको स्टैटिस्टिक्स निकालना है कि कितने बॉयज हैं, कितने गर्ल्स हैं, तो आपको होमोजीनस डेटा चाहिए। ठीक है, अगर आपको वेट निकालना तो आपको सबका वेट चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है, वेट इज अकॉर्डिंग टू हाइट। तो हम क्या यहाँ पर वेट और हाइट को एक साथ नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ वेट पढ़ रहे हैं, हाइट पढ़ रहे हैं। तो होमोजेनिटी ऑफ डेटा अगेन बिकम्स वन ऑफ द लिमिटेशन। ना नेक्स्ट इज विदाउट रेफरेंस कंक्लूजन में बी रॉन्ग। अब विदाउट रेफरेंस का क्या मतलब हुआ? कि जब आपने
किसी भी स्टेट के एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में आपने डेटा कलेक्ट किया, तो आपने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में डेटा कलेक्ट किया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है और जो इकोनॉमिक कंडीशन उस स्टेट की है, क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, घट रहा है, हम उस रेफरेंस में उसको नहीं पढ़े। हमने सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट का डेटा उठाया 23% अनएम्प्लॉयमेंट और कह दिया कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि अरे पिछले साल तो इसका अनएम्प्लॉयमेंट 25% था, तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हुआ है। तो हम इसको रेफरेंस के साथ नहीं पढ़े। हमने केवल वो फिगर उठाया है जो हमको अनएम्प्लॉयमेंट ने दिया, जो हमको एवरेज ने दिया, ठीक है? तो विदाउट रेफरेंस द कंक्लूजन्स में बी रॉन्ग, ठीक है? Moreover, we only study single data is of no use. सिंगल डेटा इज ऑफ नो यूज। स्टैटिस्टिक्स में हम एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट पढ़ते हैं, तो हमको एग्रीगेटेड डेटा ही चाहिए, हमको एंटायर रीजन का डेटा चाहिए। सिंगल डेटा या डेटा का अगर सफिशिएंट लेस क्वांटिटी में भी अवेलेबल है तो भी वो हमारे किसी काम का नहीं होता। तो अगेन दिस इज द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये आपको भी पता है कि इकोनॉमिक्स में जितनी भी थ्योरीज हैं वो सब इसीलिए फ्रेम हो पाई हैं क्योंकि हमारे पास डेटा था। तो स्टैटिस्टिक्स इज द की इन मेकिंग ऑफ द इकोनॉमिक इन फ्रेमिंग ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरीज, ठीक है? तो द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब हमें मैग्नीट्यूड चाहिए रहता है, ठीक है? मैग्नीट्यूड का मतलब है कितना इन्फ्लेशन है, कितना डिफ्लेशन हो रहा है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी इलिटरेसी है। तो हमको वो कितना चीज़ चाहिए रहती है, हमको क्वांटिटेटिवली जानना है कि कितना है, तभी हम जितने भी पॉलिसीज होंगी हम तभी बना पाएंगे, ठीक है? तो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज वन ऑफ द वेरी प्राइम इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हमको ये पता चलता है कि क्वांटम क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, हमारे यहाँ जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, क्योंकि हम सोल्यूशन उसी मैग्नीट्यूड के हिसाब से दे पाते हैं। तो द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ economic problems. Next is intersectoral and intertemporal comparison. ये क्या मतलब होता है? कंपेयर सेक्टोरल का मतलब आप समझ गए, डिफरेंट सेक्टर, ठीक है? तो जब आप डेटा पढ़ रहे हैं तो आप डिफरेंट सेक्टर्स के डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। आपने डिफरेंट सेक्टर, एक ही इंडस्ट्री के डिफरेंट, आपने डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज ले ली हैं और उसके डेटा को आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक? टेम्पोरल का मतलब क्या? दैट इज रिलेटेड टू टाइम, ठीक है? डिफरेंट टाइम पीरियड, पिछले साल कैसा था, इस साल कैसा है, या हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं, फ्यूचर फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि अगले साल अगर 2 साल का ये डेटा है तो नेक्स्ट ईयर क्या रहने के अनुमान है। तो जनरली आपने सुना होगा इस साल जीडीपी 6.4 तक रहने के अनुमान है। तो दिस इज इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन, ठीक है? इंटरसेक्टोरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन पॉसिबल हो पाता है क्योंकि हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा होता है। उन डेटा को हम डिफरेंट टूल्स लगाकर एनालाइज कर सकते हैं एंड देन वी कैन ड्रॉ द इन्फरेंस। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्टिविटी, इसके अलावा नेशनल इनकम का कैलकुलेशन, कुछ भी आप करिए, आपको डेटा चाहिए। और डेटा कहाँ से मिलता है? स्टैटिस्टिक्स से मिलता है। तो जो भी आपने थ्योरीज पढ़ी है, ये थ्योरीज फैक्ट्स पर बेस्ड होती हैं, ठीक है? आप फैक्ट्स स्टडी करते हैं तब आप एक थ्योरी बनाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? स्टैटिस्टिकल डेटा। दीज डेटा हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज।
नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन है, तो आपने कंपैरिजन कर कर अब आपने क्या किया, फोरकास्टिंग करी कि अगले साल हमारा जीडीपी क्या रहे। फोरकास्टिंग के लिए जो हमारे डेटा है उसका रिक्वायरमेंट बहुत है, वो भी प्रोसेस्ड डेटा जिसमें आपने टूल्स लगाया, स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाया, ठीक है, रिफाइंड डेटा जिस पर आपने टूल्स लगाया। Statistical data या statistics helps in making the economic forecast. Next is formulation of policies. आपने पहले पढ़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम को वो हमें क्वांटिफाई करके बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, और फिर हम क्या कर सकते हैं, बेस्ड ऑन दैट मैग्नीट्यूड हम पॉलिसीज बना सकते हैं। ठीक है, हम पॉलिसीज तभी बना पाते हैं जब हमको ये पता रहता है कि प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड है क्या, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहाँ तक फैली हुई है। तो ये सब आपको डेटा से पता चलता है, स्टैटिस्टिक्स से पता चलता है। So this statistical data and statistical tools help in formulating economic policies. And next is economic equilibrium. देखिए, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेबल पोजीशन। ठीक है, डेटा की मदद से हमको ये पता चलता है कि इकोनॉमी का जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, स्टेबल पोजीशन है, वो कहाँ। जब ये इक्विलिब्रियम बिगड़ जाता है, ठीक है, या तो इन्फ्लेशन होगा या तो डिफ्लेशन होगा, या तो एक्सेस डिमांड होगा या तो एक्सेस सप्लाई हो जाता है, या डेफिसिट डिमांड हो जाता है, डेफिसिट सप्लाई हो जाती है, प्राइस राइज कर जाता है, प्राइस कम हो जाता है। तो जो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पोजीशन, हमको ये स्टैटिस्टिक्स पता है। ठीक है, और इस हम अगर ये इकोनॉमिक पोजीशन बदल रही है या डिस्टर्ब हो रही है, तो हमें किस मैग्नीट्यूड पर वापस आना है कि हमारी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन फिर से अचीव। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक statistics.